नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कड़वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे पेज है जनता की आवाज़। और लोकसभा चुनाव हैं और आपने देखा है कल जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी का अनिल बलूनी कोटद्वार में थे और बड़ा अच्छा उनका स्वागत हुआ था। और सभी यहाँ पर थे। मैं अगर बात की जाए तो रितु खंडूरी जो यहाँ की विधायक वो थे, दिलीप रावत जी थे लैंसडाउन के, और बहुत बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वो थे। और लगातार चुनावी जो सभाएं भी हम जो चल रही हैं उसके साथ साथ हम भी बात कर रहे हैं लोगों से कि किस प्रकार से चुनाव रहने वाले हैं। अगर बात की जाए, अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वहीं गणेश गोदियाल कांग्रेस से। मुकाबला इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है और ये मुकाबला कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर के नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता के बीच में है। और आपको मैं बता दूं, ये मुकाबला बिल्कुल आसान रहने वाला नहीं है। चलिए आज एक बार फिर से हमारे साथ शिवानंद लखेड़ा जी है बात करने के लिए, और बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब बढ़िया। तो क्या चल रहा है चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल, कैसे देख रहे हैं इस? देखिए, चुनावी तो भाई साहब, चुनाव तो हम हर 5 साल में देख ही रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज तक हम गढ़वालियों को या हम पहाड़ियों के या हम उत्तराखंडियों को कोई एक ऐसा नेता नहीं मिल पाया कि जो उत्तराखंड के लिए बात करे, जो उत्तराखंड के विज़न को आगे रखे, उत्तराखंड के लिए कुछ प्लान बनाए, उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दों को सामने रखे। तो वो कहीं ना कहीं एक कमी नज़र आ रही है। और ये मैं ही नहीं, आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए कि नेता आ तो रहे हैं, बड़े बड़े हवाई वादे भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नेता क्यों नहीं आ रहा है कि जो क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करे उत्तराखंड की। अगर आप से मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है कि इस समय कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट करना चाहिए? देखिए, जैसे कल यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से अनिल बलूनी जी, तो मैं भी वहाँ पर था, झंडा चौक में मैं भी सुन रहा था। अब मैंने देखा कि कहीं भी भू कानून की बात नहीं हुई, मैंने देखा कहीं भी मूल निवास की बात नहीं हुई। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोला कि जो कर्णाश्रम जो हमारा है तो उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाएंगे, वहाँ पर बहुत बड़ा एक मंदिर बनवाएंगे। लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर ट्रामा सेंटर की भी बात चली थी, आज उस ट्रामा सेंटर की क्या हालत है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ कि लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग, अगर देखिए वो मार्ग बनता है तो कहीं ना कहीं उस मार्ग के बनने से मैं ये कहता हूँ कि जो हरिद्वार में जो सिडकुल है, उस सिडकुल की छोटी यूनिट्स हमारे कोटद्वार के सिडकुल में लगनी चाहिए। कि जो बच्चा कोटद्वार से 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए सिडकुल हरिद्वार में जा रहा है, अगर उसको वही रोज़गार हमारे कोटद्वार के सिडकुल में मिल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो एक बेरोज़गारी की जो यहाँ पे जनता झेल रही है, तो सिडकुल आने से कोटद्वार के अंदर और एक कनेक्टिविटी होने से डायरेक्ट हरिद्वार, कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर विज़न है, अगर आप उसको एक विजनरी उसमें आप लेके चलें, प्लान करके आप उसको चलें, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे मुद्दे हमारे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन कल मैंने देखा कि पूरे उसमें भाषण में, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हों जो हरिद्वार से प्रत्याशी हैं, उन्होंने बात करी जीडीपी की। कल वो कह रहे थे कि जापान से, यूएसए से, चाइना से आगे जो है भारत की जीडीपी पहुंच गई। वहाँ पर जो बुजुर्ग वर्ग बैठा हुआ था या युवा वर्ग बैठा हुआ था, उसको जीडीपी से क्या लेना देना। आप अपने उत्तराखंड की जीडीपी की बात करो ना, आप अपने गढ़वाल की जीडीपी की बात करो। हमारी जो देश की जो जीडीपी है उसमें हम लोगों का क्या योगदान है, हमारे यहाँ से कौन सी ऐसी प्रोडक्टिविटी हो रही है, कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन सी ऐसी सर्विस हो रही है कि हम अपनी इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी में हम कौन सा योगदान दे पा रहे हैं। आप पूरे भाषण में देखेंगे तो मोदी जी ने वहाँ पर ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वहाँ पर ऐसा कर दिया, मोदी जी की उपलब्धियाँ हर कोई गिना रहा है, लेकिन कोई भी अपनी प्राथमिकता हमारी क्या है, हमारी खुद की क्या जिम्मेदारी बनती है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, आप मोदी जी के नाम पे वोट जरूर मांगे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी जैसे काम यहाँ पर नहीं, काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। आप बताइए ना, अभी वो कल घोषणा करके गए हैं वो कर्णाश्रम में उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। वो कर्णाश्रम वाला मुद्दा हम कब से सुन रहे हैं, उसको सुनते सुनते मतलब चाहे चिल्लर खाल वाला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज वाला हो, चाहे वो कर्णाश्रम वाला हो, इन मुद्दों में शुरू से राजनीति चली जब से उत्तराखंड बना है, लेकिन आज तक एक भी मुद्दा सॉल्व भी नहीं हुआ। अब मोटर नगर जो बस अड्डे की बात है, कल वो जो हमारी विधायिका जी हैं वो भी कह रही थी कि भाई वो मोटर नगर वाला जो है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने खुद देखा होगा मंच से वो जब सांसद प्रत्याशी जी को वो क्यों नहीं हो रहा है। ये मोटर नगर का जो बस अड्डा है वो गड्ढा बन के रह गया है। इसकी तो अगर अच्छे से पैरवी कोर्ट में की जाए तो कुछ, मुझे नहीं लग रहा कि ये मतलब सीरियस है इसके प्रति, ऐसा आप इस पर क्या कहेंगे? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पहाड़ को ऐसे नेता नहीं मिल पा रहे हैं कि जो पहाड़ के लिए सोचें, जो क्षेत्र के लिए सोचें। अब हिमाचल है,
हिमाचल में आप चले जाइए, वहाँ पर भी बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है विधानसभा में ना, लेकिन वहाँ के जो नेता हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। अभी अब आप धर्मशाला में देख लीजिए, कितना बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, भाई वो बीजेपी के नेता ने जो बनाया है, वहाँ पर वर्ल्ड कप भी हो गया है, टेस्ट मैच भी चल रहे हैं। हमारे देहरादून में वो तो मैदानी इलाका है, आप वहाँ का स्टेडियम देख लीजिए, वहाँ तो गाय बकरियाँ चल रही है, अंदर कुछ है ही नहीं, आज तक एक इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है उसमें। तो जब तक विज़न आपके पास नहीं होगा, जब तक पॉलिसीज़ आपके पास नहीं तो होंगी। इनके पास तो है विजन, अनिल बलूनी के पास। इनके पास विज़न भाई साहब वही है, राज्यसभा सांसद रहे, वो डुगड्डा के पास जो एक गाँव गोद लिया था, आप उस गांव में जाके एक सर्वे करवा के आ जाइए। ये राज्यसभा सांसद में रहते हुए भी आप ये बताइए कि इन्होंने पहाड़ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे इन्होंने अभी तक आगे रखे, या जो हमारे सांसद जी भी थे उन्होंने संसद में कौन से हमारे क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो आगे रखे। देखिए, हम किसी भी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हैं, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक वोटर होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते और इस उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते भाई मेरा भी तो फर्ज बनता है कि अगर मैं वोट दे रहा हूँ तो पीड़ा है ना। वो आप देख सकते हैं, आज तक अस्पताल नहीं सुधरा, रोजगार के नाम पे सिडकुल में अचार की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आप देख लीजिए वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। चिल्लर खाल मोटर ढंग आप देख लीजिए, पूरा सिडकुल में बेरोजगार जो युवा हैं, जो किसी प्रकार से नौकरी कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है वहाँ पर। बिल्कुल शोषण हो रहा है भाई साहब। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कल घोषणा तो कर दी, आप फिर से आप मंदिर की घोषणा कर रहे हो कि कर्णाश्रम को हम ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे। आपको एक बार जाके सरकारी हॉस्पिटल देखना चाहिए था, वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए आप? आपको मोटर नगर का गड्ढा देखना चाहिए था, वो जो 8-10 किलोमीटर का वो जंगल का रास्ता है जिसकी वजह से हमें नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार देहरादून जाना पड़ता है, उसके लिए आपने कोई बात नहीं करी। अंकिता के मामले में आपने कोई बात नहीं करी। भू कानून मूल निवास जो यहाँ का युवा चिल्ला के कह रहा है, जगह जगह रैलियाँ निकल रही हैं, उसके लिए आप कोई बात नहीं कर रहे हो। अग्निवीर पे क्या रहा है? अग्निवीर आपको पता ही है कि अब आप ये देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड है, यहाँ पर बोला जाता है कि हर दूसरे घर से एक बंदा आर्मी में होता है, और जब गांव में अगर एक गांव से अगर 4 बंदे आर्मी में निकलते हैं तो उसका मतलब ये है कि पूरे गांव की इकोनॉमी जो होती है ना, जो बाजार जो होता है, वो उन 4 बंदों की वजह से रन होता है कहीं ना कहीं। अगर एक बंदा आर्मी में निकल रहा है तो उसके बाकी जो भाई बहन हैं वो अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं। लेकिन अब अग्निवीर आ गया, 4 साल का हो गया, और हमारी तो रीढ़ की हड्डी जो है वो आर्मी मानी जाती थी, और उत्तराखंड की शान, हमारी पहचान भी आर्मी मानी जाती थी। वो आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, और इस चीज़ को यहाँ का युवा समझ रहा है, ऐसे नहीं है कि नहीं समझ रहा है। या जो यहाँ के रिटायर्ड पर्सन है, जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन समझ तो सब रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है, जैसे इस बार कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार लग रहा है आपको, या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार साइलेंट वोटर बहुत है, क्योंकि युवा, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो युवा नाराज़ है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जो रोजगार के कोई साधन नहीं है, तो उस प्रकार से भी लोग नाराज़ हैं। हर व्यापारी वर्ग नाराज़ है, सभी लोग मतलब जो नाराज़ है। आज रोजगार की कोई हालत आप देख रहे हैं किस प्रकार से। देश जरूर आगे बढ़ रहा होगा, देश जरूर जीडीपी बढ़ रही होगी, लेकिन आम व्यक्ति तो बहुत पीछे होता जा रहा है। क्या कहेंगे? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि विदेशों में हमारा डंका बच गया, आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। अरे उन सब चीज़ों से और हमारे जो गढ़वाल के जो मुद्दे हैं उनका क्या लेना देना भाई? ठीक है, आपने राष्ट्रीय स्तर पे, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो यहाँ की जन समस्याएं हैं उसको भी तो आप ही को उठाना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे कोई भी इस तरह के भाषणबाजी हो, आप केवल मोदी का नाम ले रहे हैं और मोदी की प्राथमिकताएँ आप गिना रहे हैं, और मोदी के नाम पर आप वोट ले रहे हैं। और पिछले 10 साल से यही हो रहा है। अनिल बलूनी जी ने बोला है कि आप मेरे पे भरोसा रखो। 10 साल भी तो हमने भरोसा रखा ही था बीजेपी पे। भाई ऐसा ही हो रहा है, पहले खंडूरी जी ने बोला भरोसा रखो, उससे पहले हरक सिंह रावत जी ने बोला भरोसा रखो, पर हम भरोसा ही रखते रहेंगे, कब तक हो चलेगा? यही तो हो रहा है कि भरोसा रखो और कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी कोई भी हो, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ गुटबाजी। पार्टियों में आपस में गुटबाजी है, सबके अपने गुट बने हुए हैं। अब जैसे अब ये सांसद प्रत्याशी के लिए यहाँ से बलूनी जी खड़े हो गए हैं, तो कोटद्वार का एक ऐसा गुट होगा कि भाई हमारा बंदा खड़ा हो गया है। अब वो अपने के लिए सोचेंगे अब कि हमारे अपने कुछ छोटे मोटे काम हो जाए, हमें कोई छोटा मोटा ठेका मिल जाए, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए कोई नहीं सोच रहा है, पूरे पहाड़ के लिए कोई नहीं सोच रहा है। आप कोटद्वार के लिए नहीं सोच रहा कोई? आप कोटद्वार का कंपैरिजन रुद्रपुर से कर लीजिए। रुद्रपुर कभी क्या था, खेत थे, गन्नों के खेत दिखते थे वहाँ। आज वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए आप, कितनी इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन कोटद्वार में क्या, कुछ नहीं है। अगर राम जन्मभूमि की आप बात करें, आंदोलन की बात करें, कोटद्वार से बहुत लोग सक्रिय थे। उत्तराखंड आंदोलन की बात करें,
तो कोटद्वार से बहुत लोग सक्रिय थे। इसको गढ़वाल का द्वार बोला जाता है। लेकिन आज आप बताइए कि इस गढ़वाल के द्वार की क्या हालत हो रखी है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल ये मैं करूँगा, गणेश गोदियाल बढ़िया हैं या अनिल बलूनी, किसको वोट करना चाहिए और किस आधार पर वोट करना चाहिए? आप क्या राय देंगे लोगों को? देखिए, ये तो जनता पे निर्भर करता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि जो गोदियाल जी हैं, जितना मैंने उनको श्रीनगर में देखा है, तो गोदियाल जी एक क्षेत्रीय प्रत्याशी के तौर पे आप देख और विधानसभा के चुनाव में धन सिंह रावत को पानी पिला दिया था उन्होंने, और एक टाइम ऐसा था काउंटिंग में कि गणेश गोदियाल की जीत के भी जो नारे वहाँ पर लग चुके थे। बिल्कुल, बल्कि एक दो न्यूज़ चैनल में तो घोषित भी हो गया था, वो बाद में फिर उनको बदलना पड़ा, लेकिन एक दो मीडिया में तो निकल गया था कि भाई गोदियाल जी जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो राष्ट्रीय नेता हैं या वो क्षेत्रीय नेता हैं। मेरा कहने का कुल इतना मतलब है कि आप उसको वोट दो जो आपके क्षेत्रीय मुद्दों को आगे उठाए। और ऐसा लग रहा है कि गणेश गोदियाल शायद हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए काम करेंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अभी तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जितना भी जो विपक्ष था, मोस्टली जो कांग्रेस जिसको हम कहते हैं विपक्ष में, तो सारे के सारे नेता इधर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि अचानक से इतने नेता इधर शामिल क्यों हुए हैं। दूसरा, वो अचानक से मीडिया में वो इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो चुनावी चंदा, वो भी जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो कुछ तो भ्रम की स्थितियाँ ये पैदा हो रखी हैं कि अचानक से लोग इधर क्यों चले गए, कि मतलब अचानक से सब बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं। दूसरा, फिर उसी चीज़ में घूम के आ रहा हूँ कि ये बातें तो हो रही हैं बड़ी बड़ी। राम मंदिर बना, वो हमारा राष्ट्र गौरव है। जो राम मंदिर बना है वो हमारा राष्ट्रीय गौरव है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जब जिस दिन राम मंदिर बना आप भी खुश थे, मैं भी खुश था। मैंने 5 किलो बूंदी बांटी है, बूंदी बांटी, हमने जश्न मनाया, वो अच्छी बात है। देखिए, जहाँ पर सनातन की बात है तो हम सभी सनातनी हैं, पूरा उत्तराखंड सनातनी है, तो हम उस चीज़ को नकार नहीं रहे। इसी हिंदू नव वर्ष में हम भंडारा भी कर रहे हैं इस बार। हम हर साल हिंदू नव वर्ष मनाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पर सनातन की बात है तो सनातनी ठीक है, वो सनातनी परंपरा है, आप सनातन को आप बढ़ावा दो, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई साहब, अगर आप मंदिर की बात कर रहे हो तो मंदिर के साथ साथ आपको अस्पताल की भी बात करनी पड़ेगी, आपको शिक्षा की भी बात करनी पड़ेगी, आपको रोजगार की भी बात करनी पड़ेगी, जो कि हमारे उत्तराखंड में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ये जनता को सोचना है कि आपको कैसा नेता चुनना है। और मैं तो कहता हूँ कि हो क्या रहा है, चाहे आप बीजेपी को वोट दो चाहे कांग्रेस को वोट दो, नेता तो वही है। कभी कोई इधर घूम रहा है, कभी कोई इधर घूम रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को एक ऐसा विज़न लेके आगे आना चाहिए कि वो क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करें और अपनी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की बात करें। तो देखिए, देश की बात तो होती ही है और नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी 400 प्लस बोल रहे हैं कि 400 पार। तो देखने आने वाले समय में पता चल जाएगा 400 पार जाती है या 200 प्लस हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो आप सभी से ये कहूँगा, खासकर मुझे केंद्र की राजनीति से कोई ज़्यादा वो नहीं है, और मुझे अपने उत्तराखंड से और ख़ासकर अपने गढ़वाल की बात की जाए तो अपने पास रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ पर ट्रेनें नहीं है। अपने पास बस अड्डा वर्कशॉप पे चल रहा है, मोटर नगर का बस अड्डा गड्ढा बनना है, लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग अभी तक नहीं बना, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है वो। और मुझे कई लोग बताते हैं, बोलते हैं, थापा जी जब हमारे रिलेटिव्स रात को आते हैं तो टेम्पो वाले 250-300 रुपये उनसे लेते हैं यहाँ झंडा चौक से लेकर, और वो सिगड्डी वहाँ तक जाने के लिए। अगर वो मार्ग बनता है तो उनको बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जैसे डेड बॉडीज़ हम ले जाते हैं। और अभी आप देखते ही हैं कि नजीबाबाद रोड पे किस प्रकार से, नजीबाबाद पे गड्ढे किस प्रकार से है। तो ये सारी परेशानियां इस रोड से है, और ऐसा हमें नेता चाहिए, इच्छा शक्ति वाला ऐसा नेता चाहिए जो इन सब चीज़ों पे काम करें। आप सरकारी हॉस्पिटल को देख लीजिए, बेस्ट हॉस्पिटल को, जो रेफर सेंटर बन गया है। अगर एक प्रेगनेंसी का थोड़ा सा टिपिकल मामला होता है तो फ़ौरन उसको रेफ़र कर दिया जाता है। तो वोट आप सोच समझ के दीजिएगा, वोट आपका अधिकार है, आपने जहां वोट देना है वहां दीजिएगा, लेकिन अपने जो है थोड़ा सा विवेक का भी इस्तेमाल करना है और कोटद्वार और गढ़वाल की समस्याओं को आधार मानकर वोट करना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।